तुम लोग यार बातें बहुत करते हो। चलो ओजा तुमने बताया नहीं यार मेरे को। क्या बात है, क्या बात है, याद है। क्या बोला ओजा ने? लिखना आता है LD माइनस गलत है। चलो सुनो मेरी बात, नए पेज से नई शुरुआत। हेडिंग डालो मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या आप सब जानते हैं मैग्नेट क्या होता है? अरे क्या मैग्नेट देखा है कभी? अरे पक्का क्या होता है मैग्नेट? सुधरोगे नहीं। मैग्नेटिज्म वो देखा, चुंबक चुंबक चिपका लेते हैं। अरे क्या देखा है ना मैग्नेटिज्म। डिटेल स्टडी करेंगे, अभी 10-12 लेक्चर यही चलने वाला है। सुनो मेरी बात, मैग्नेटिज्म बड़ा टॉपिक है। पहली चीज ठीक है, मैग्नेटिज्म बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं इस पे। मैग्नेटिज्म चलो आओ मैग्नेटिज्म। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ मैग्नेटिज्म का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ। सबसे पहले कहानी समझते हैं मैग्नेटिज्म का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, मतलब ये टॉपिक हमारी जिंदगी में क्यों आया। तो हुआ क्या, ऐसे जिस पुराने जमाने में अपने साइंटिस्ट लोग होते थे तो टाइम पास करने को कुछ होता नहीं था तो बहुत कुछ करते रहते थे। उसी बहुत कुछ में कुछ ना कुछ आविष्कार होता था, बराबर है ना? तो आप ऐसा समझो कि एक मस्त एक करंट कैरिंग वायर थी जिसमें करंट जा रहा था आई। एक मस्त करंट कैरिंग वायर है, मतलब कंप्लीटेड सर्किट है ऑब्वियसली। करंट कैरिंग वायर थी, उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा था? आई। अच्छा बहुत बढ़िया सा, मजा आया। इसके बगल में एक चार्ज रखा Q। ध्यान सुनना मेरी बात, एक करंट कैरिंग वायर के बगल में एक चार्ज रखा गया, चार्ज रखा। अच्छा बहुत बढ़िया सा। जब चार्ज रखा तो देखा कि चार्ज पे कोई असर, ऐसे मस्त पड़ा हुआ है, मस्त एकदम अपनी जगह पे पड़ा, हिल नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा बहुत बढ़िया सा। हमने बोला अच्छा देखा सब ठीक है, ओके फाइन। अब कुछ ना कुछ उंगली करनी शुरू करी तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि इसको जैसे ही एक वेलोसिटी दी गई v, ध्यान सुनना मेरी बात, ऐसा ऑब्जर्व किया कि करंट कैरिंग वायर के बगल में अगर आपने एक चार्ज रख दिया तो वो एज इट इज पड़ा, पर जैसे ही आपने उसको एक वेलोसिटी दी इसका पाथ कुछ ऐसा हो गया, इट गॉट डेविएटेड। पहले तो क्या मेरी बात समझ गई? ये ऑब्जर्व हुआ। क्या ऑब्जर्व हुआ? फिर से सुन। एक करंट कैरिंग वायर थी, उसके बगल में हमने एक चार्ज रखा, चार्ज ऐसे ही पड़ा हुआ था, उस पर कोई फोर्स एक्ट, बट जैसे ही हमने उसको एक वेलोसिटी दी वो अपने पाथ से डेविएट हो गया। मतलब अब उस पे कोई ना कोई फोर्स तो लग रही है, बट ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना पॉसिबल, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती तो ये तो रेस्ट चार्ज पे भी लगती। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने पढ़ी है, एक्ट्स ऑन द रेस्ट चार्ज, यस और नो। अपन ने दिमाग दौड़ाया, अपन ने बोला अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती तो क्या ये रेस्ट चार्ज पे भी लगती। बट ये कोई ऐसी फोर्स है जो रेस्ट चार्ज पे लगना पॉसिबल सिर्फ मूविंग चार्ज पे लगती है। क्या मेरी बात क्लियर है? बाद में इस फोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यहां पे मैग्नेटिक निडल वगैरह रखा गया तो उसमें डिफ्लेक्शन आया, वहां से हमको पता चला कि ये और कोई फोर्स नहीं बल्कि ये मैग्नेटिक फोर्स है। पहले बताओ क्या मेरी कहानी समझ में आई? इस कहानी से आप क्या सीखे कि ये मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन मूविंग चार्ज। रेस्ट चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? पहली सीखने वाली चीज, मैग्नेटिक फोर्स कभी भी रेस्ट चार्ज पे लगना पॉसिबल
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रेस्ट चार्ज पे लगना पॉसिबल, मैग्नेटिक फोर्स रेस्ट चार्ज पे कभी लगता, मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज पे लगता। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यहां से मैग्नेटिज्म की स्टार्ट हुई, मैग्नेटिक फोर्स यहां से आया। अब पहली चीज, अगर मैग्नेटिक फोर्स है, जैसे हमने वहां पे बात करी थी कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ऐसी फील्ड जहां पे चार्ज आता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, कुछ ऐसा जनरेट, कुछ याद है, कुछ ऐसा जनरेट करता है जो हमें दिखाई नहीं देता। सिमिलरली हमने बोला अगर मैग्नेटिक फोर्स है, इसका मतलब यहाँ कुछ तो ऐसा जनरेट हो रहा है जिसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, उसे इवेंचुअली जाके हम बाद में पढ़ेंगे, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या हमने बोला? मैग्नेटिक फील्ड। तो इन शॉर्ट हमने इसको समराइज ऐसे किया कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड which will apply magnetic force only on moving charges। मैं दोबारा रिफ्रेम करता हूं, कहने का मतलब है अगर एक वायर में करंट दौड़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, बट उस मैग्नेटिक फील्ड में जब तक आप चार्ज को रेस्ट पे रखोगे, उस पर कोई फोर्स लगना पॉसिबल, उस पर फोर्स तभी लगेगा जब वो चार्ज मोशन में होगा। क्या कहानी समझ में आई? सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फोर्स ओनली ऑन मूविंग चार्जेस। पहली चीज, बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं, अगर दिख जाए चार्ज रेस्ट पे, डायरेक्ट आंसर टिक कर जीरो मैग्नेटिक फोर्स का, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ आई? इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूं। इस चैप्टर में तू सोच, अगर ये चार्ज मूव करेगा तो क्या इस पे फोर्स लगेगी? अरे चार्ज मूव करेगा तो फोर्स लगेगी। अच्छा, उसके बाद थोड़े पहले की कहानी जाते हैं। मैग्नेटिक फोर्स लगती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं हमको मैग्नेटिक फोर्स पढ़ना है, तो हम पहले मैग्नेटिक फील्ड तो पढ़ लें। हमें ये पता होना चाहिए कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, तब तो हम बताएंगे कितना मैग्नेटिक फोर्स है। बात समझ में आई? सो सबसे पहले हम सीखना निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हम सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। एक बार हम मैग्नेटिक फील्ड पे मास्टर कर लेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे मैग्नेटिक फोर्स पे, कि अब हमको पता है इन सारे ऑब्जेक्ट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। अब हम यहां पे चार्ज को रख के मूव कराएंगे और फिर हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फोर्स। क्या मेरी बात कुछ समझ में आई? सामने क्या लिखा जा रहा है? तुम लिख ले। पहले तो क्या मेरी बात समझ में आई? मैग्नेटिक फील्ड निकालने के दो मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? दो मेथड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से निकालनी है, उसके दो मेथड हैं। पहला है बायर्ट-सेवर्ट लॉ। पहला क्या है? बायर्ट-सेवर्ट लॉ। ये एक लॉ है, प्लीज नोट, ये एक लॉ है, बायर्ट-सेवर्ट लॉ। एंड सेकेंड इज एम्पियर सर्किटल लॉ। बेटा ये एम्पियर सर्किटल लॉ एग्जैक्टली सिमिलर है गॉस लॉ की तरह। बताने का आपको रीजन ये है कि नेक्स्ट लेक्चर, मोस्टली नेक्स्ट या उसके थर्ड लेक्चर में हम यहां पहुंचेंगे, सो उससे पहले गॉस लॉ रिवाइज करके आना, तो तुम्हें थोड़ी अच्छी फील आएगी। ये एग्जैक्टली सिमिलर है गॉस लॉ की तरह। एम्पियर, पहली चीज तो मैग्नेटिज्म, ये जो डिटेल्ड आउट है ये चीजें आप पहली बार, ये तो बायर्ट-सेवर्ट लॉ तुमने पहली बार सुना, 10th में था। ये मैग्नेटिज्म आपके लिए नहीं है, ठीक है? सो एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ने से पहले गॉस लॉ थोड़ा सा रिवाइज करके आना, अच्छी फील आती है। खैर अपन वापस आते हैं कहानी पे। सबसे पहले मैग्नेटिज्म में मैंने आपको एक कहानी बताई कि करंट कैरिंग वायर ऑलवेज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, एंड इफ यू विल कीप अ रेस्ट चार्ज ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड, उस पे कोई भी फोर्स लगना पॉसिबल। जब आप उस चार्ज को मूव कराओगे तो ही उस पे फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हमने नाम दिया मैग्नेटिक फोर्स। अब हम स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। फेयर इनफ? सो ये कहानी है। हेडिंग डालो मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म के बाद लिखो। ये पूरी कहानी आपको लिखनी है। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड व्हिच विल अप्लाई फोर्स ओनली ऑन मूविंग चार्जेस एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स। ये सब कहानी अपने लाइन में लिख लो तो आपको पता चले मैग्नेटिज्म कहां से स्टार्ट होता है।
चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। कहानी लिखने के बाद हेडिंग डालना कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग बायट-सवर्ट लॉ। सबसे पहले बायट-सवर्ट लॉ स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग बायट-सवर्ट लॉ। Using Biot-Savart law. Calculation of magnetic field using Biot-Savart law. ठीक है, फेयर इनफ। सो बायट-सवर्ट लॉ, बायट-सवर्ट भाई साहब ने बोला कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, क्या बेटा मुझे लिखता हुआ दिख गया ना, बायट-सवर्ट भाई साहब ने बोला कि अगर एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, कितना फ्लो कर रहा है, कितना आई, इस वायर का एक क्रॉस सेक्शन लिया हमने डीएल। क्या मेरी बात क्लियर? डीएल मतलब इवेंचुअली आपको ये तो पता होता है ना कि वायर की लेंथ क्या है। सो ये हम वो लेंथ की बात कर रहे हैं, 2 मीटर 5 मीटर जो भी अपनी लेंथ अपने को दी है वायर की, कि भैया 10 मीटर वायर है, 5 मीटर वायर है, जो भी अपनी लेंथ ऑफ वायर है, वो हमने सेक्शन लिया डीएल। तो इस डीएल वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। इस वायर की वजह से किसी भी आर डिस्टेंस पे इस वायर की वजह से किसी भी आर डिस्टेंस पे जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होती है डीबी, ठीक है, किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी भी आर डिस्टेंस पे जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होती है डीबी, उसको हमने डिफाइन किया म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर बाय मॉड आर का क्यूब। म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर बाय 4 पाई मॉड आर का क्यूब, मॉड आर का क्यूब। पहले तो क्या मेरी बात समझ गई? और बाकी बात, ये बायट-सवर्ट लॉ है, ठीक है। कुछ कुछ बातें समझते हैं। सबसे पहले कुछ कुछ बातें ध्यान से सुनो। व्हाट इज दिस? मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहली चीज हमने जो सीखी वो सीखी कि मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय बी वेक्टर। क्या मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ। क्या मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ। डिनोटेड बाय बी वेक्टर। इसका मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन का पता होना चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है क्रॉस प्रोडक्ट। So the direction of magnetic field is given by dl cross r,
क्या क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी देता है? dl क्रॉस r, इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहले तो क्या मेरी बात समझ में आई? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैग्नेटिक फील्ड की जो SI यूनिट है टेस्ला, ये तुमने शायद सुनी होगी 10th क्लास में, टकला सुनिए। मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है टेस्ला। ये वो कार नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्यों नहीं है सरकार? क्या बोलते हो यार? सो मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट क्या है? टेस्ला। इसकी एक यूनिट और होती है वेबर पर मीटर। ये हम कुछ दिन बाद पढ़ेंगे जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? ये हम कुछ दिन बाद पढ़ेंगे जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। बेसिकली वेबर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है, तो वेबर पर मीटर भी एक यूनिट जनरली क्वेश्चंस में दी होती है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स से आती है, ठीक है। अदरवाइज SI यूनिट क्या है? टेस्ला। क्या मेरी बात क्लियर है? थर्ड, CGS यूनिट पता है किसी को? एनीवन? एनीवन? अरे तुमने 10th में पढ़ी है, अरे 100% पढ़ी है। ये तो कोविड ने तुम लोग का गलत हाल किया है। इसकी CGS यूनिट होती है गॉस। क्या होती है? 1 टेस्ला 10 raised to the power 4 गॉस। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे पक्का? 4। ये म्यू नॉट क्या है सर? सो म्यू नॉट जैसे वहां पे एप्सिलॉन नॉट था, वैसे यहां पे म्यू नॉट है। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ध्यान से देखिए, तेरी कैलकुलेशन आसान करता है। म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो होती है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7। ये देख 4 पाई, ये कैलकुलेशन इजी करेगा। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7। यूनिट में लिख नहीं रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है यूनिट तुम निकाल सकते हो। इसकी यूनिट है टेस्ला, आई की यूनिट है एम्पियर, डीएल की यूनिट, अरे देख लो पहले लिखने में क्या मरे जा रहे हो। डीएल की यूनिट मीटर, आर इज मीटर, और नीचे भी बैठा है मीटर क्यूब। क्या म्यू नॉट की यूनिट आप निकाल सकते हो? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आर वेक्टर का हेड होता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आर वेक्टर का हेड कहां पे होता है? जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और डीएल वेक्टर की डायरेक्शन आप क्या लेते हो? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। डीएल वेक्टर की डायरेक्शन हम क्या लेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इस फॉर्मूले के साथ आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए, तब तो ये फॉर्मूले का यूज है। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का? और अगर इसके मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, किसकी बात करूं? मैग्नीट्यूड की, तो आपको पता है मॉड ऑफ डीएल मॉड ऑफ आर इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और मॉड ऑफ आर एक नीचे मॉड ऑफ आर को मार देगा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड बुक्स में दिया होता है μ/4 पाई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। उसमें कोई खास चीज? क्या मेरी बात क्लियर है? एक चीज जो अभी रियलाइज कर लो, इस चैप्टर में अगर गलती से भी तुम्हें हाथ चला के डायरेक्शन निकालना नहीं आता है तो कुछ भी होने वाला, क्योंकि मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूं, अभी तो ये एक आया है, ऐसे कम से कम 10 फॉर्मूले हैं और सब में क्रॉस प्रोडक्ट की से डायरेक्शन निकलती है। तो तुम्हें डायरेक्शन निकालना बहुत ढंग से आना चाहिए, ठीक है। उतारो, थोड़ी प्रैक्टिस करो। जैसे इस केस में डायरेक्शन क्या होगी? डीएल क्रॉस आर माइनस की क्या? हाँ, तो डीएल क्रॉस आर देखो कैसे निकालना है। सीधा हाथ, सीधा हाथ, सबका सीधा हाथ, तो सबका सीधा हाथ नहीं दिख रहा क्या? सीधा हाथ, सीधा हाथ को रखो डीएल वेक्टर के ऊपर। सीधा हाथ को कहां रखा? अबे अपनी कॉपी में डीएल वेक्टर, ठीक है। सुन मेरी बात, सीधे हाथ को रखा डीएल वेक्टर के ऊपर और घुमाया आर की तरफ।
ऐसे घुमा नहीं सकते, आर उधर है तो ये घुमा आर की तरफ, सो माइनस के का मतलब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज गोइंग इनसाइड। ये सिंबल का मतलब पता है ना? हाँ अब उतार, इसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। चुरा के दिल मेरा कोई नहीं चला। Okay. मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो। चलो आ जाओ, डेल क्रॉस आप प्रैक्टिस करते हैं। बेसिकली ए क्रॉस भी प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है? चलो जब तक सही नहीं करोगे अपन करते रहेंगे। कॉपी में बनाना है और सबका हाथ चल रहा हुआ दिखना चाहिए। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। चलो निकालो, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। कॉपी बनाए तूने, फेंक के मारूंगा पेन। कॉपी बनाओ, हाथ चलाओ। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। कॉपी बनाए, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। कौन सा हाथ चलाने को बोला है मैंने? चला चला चला। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ए पे हाथ रखा, बी की तरफ।
ए पे हाथ रखा, बी की तरफ अंदर, टुचक टुचक। ए पे हाथ रखा, बी की तरफ अंदर, टुचक टुचक टुचक। कहां पे आया? ए क्रॉस बी, अपवर्ड्स। अरे चमका, अरे पक्का। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, बनाओ कॉपी में, हाथ चलाओ। बिना कॉपी बना कोई हाथ चलाता हुआ दिख गया ना? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, डायरेक्शन बताओ, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे अंदर बाहर। हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ। तू अपना हाथ चला, उसका नहीं। कहां रहा है होजा? कहां रहा है सहने? हाथ चलाओ, सिद्धार्थ, अदिति। ए पे हाथ रखो, ए वेक्टर बाहर। ये कॉपी के ऊपर हाथ रखा करो, प्रैक्टिस करो कॉपी पे हाथ रखने की। ये बाहर, अब बी की तरफ घुमाना है तो ऐसे, हाँ, टुचक टुचक, ये टुचक टुचक। ए क्रॉस बी, टुचक टुचक। कहां आया? नीचे। कहां आया? नीचे। इसमें नीचे आया। ए वेक्टर, बी वेक्टर, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, कॉपी बनाओ, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ। ए क्रॉस बी, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, चलाओ चलाओ चलाओ। देख बोर्ड पर है, हाथ उस पे चला रहा है, चमत्कार हो गया एकदम। मैंने क्या बोला? कॉपी पे हाथ चलाने। कहां आया? बोलो 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 बोलो। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। देखो ये बात सुन, ए ये हाथ रखा, मैंने वेक्टर पे हाथ रखता हूं, ये हाथ रख दिया वेक्टर के ऊपर, तो आपको कॉपी पे रखना है। बात समझ आई? अब बी की तरफ घुमाना है तो बी बाहर, मतलब ऐसे तो घुमा नहीं सकते, तो ऐसे घुमाएंगे। हाँ, ये तो ऐसे। बात समझा? और करो। ए वेक्टर, बी वेक्टर, चल हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ। ए वेक्टर, बी वेक्टर, हाथ चलाओ। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। कितना आ रहा है? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, तुम्हारा भी साउथ वेस्ट। रायन रोजा साउथ वेस्ट, कितना आ रहा है? साउथ वेस्ट, अदिति, ए ऐसे नीचे, ए बाहर, बात चमकी। हाँ, ए अंदर, ए अंदर, और साउथ वेस्ट, ये आया। ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ।
ईस्ट, ईस्ट आया, हाँ चलाओ, ईस्ट आया, हाँ तू रहने दे, लेफ्ट, हाँ लेफ्ट, चला तू, हाँ तू कर सकता है, मुझे पता है, नर्वस मत हो। कितना आया? ए और बी, टिचक 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 टिचक, अरे ए और बी, टिचक टिचक टिचक। अरे तो तू ऐसा कैसे घुमाएगा ऊपर? अच्छा मुस्तान से कह रहा है ऐसे हाथ रखो और घुमा के बाहर ले आओ। ए क्रॉस बी, हाथ चलाओ हाथ चलाओ, हाथ चलाओ हाथ चलाओ, कितना? सबका ओजा आ रहा है पक्का? उड़ान ए पे हाथ रखा और बी की तरफ घुमाया, अंदर अंदर, कहाँ आया? कुछ ऐसा, एक और करो, हाथ चलाओ हाथ चलाओ, हाथ चलाओ हाथ चलाओ, नॉर्थ वेस्ट, हाथ चलाओ हाथ चलाओ हाथ चलाओ, ओजा कितना? अदिति अदिति, तुमने हाथ गलत रखा है, वेक्टर पे हाथ रखो। इस तरफ, So then like this ए बाहर है, Yeah. नेट टुचक टुचक कुछ ऐसे किया, चमका। फिर भी मैं कह रहा हूँ एक क्रॉस डी की आपको बहुत प्रैक्टिस, अगर किसी को लगे कि नहीं हमको नहीं चमक रहा है इवेंचुअली, घर पे जाके यूट्यूब पे खोलो क्रॉस प्रोडक्ट्स, मैथ में भी है फिजिक्स में भी है, और उसके डायरेक्शंस प्रैक्टिस करो। जब तक आपको हाथ चलाना नहीं आएगा, ये चैप्टर में कुछ नहीं आएगा, सही बता रहा हूँ। इसमें जितने फॉर्मूले थे सारे क्रॉस प्रोडक्ट में, तो मैग्नीट्यूड बहुत इजीली निकल जाता है, जनरली डायरेक्शन नहीं आती। अब तू सोच, अगर तूने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गलत निकाल ली ना, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन तो चमत्कारी आएगी। बात समझ आ रही है? चल सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। हेडिंग डालो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। मैं फिर कह रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट की बहुत प्रैक्टिस करना, आना चाहिए आपको।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। चलो आओ मिल बांट के प्रूव करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, देख मेरी बात सुन। लेट अस से अपनी करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट कितना बह रहा है, आई। हाँ सिद्धार्थ क्या हो गया? लेट अस से करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट कितना बह रहा है, आई। अपने को इससे d डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। पहली चीज अपने को इससे d डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले डायरेक्शन निकाल लेते हैं, हाथ चलाओ हाथ चलाओ। dl क्रॉस r, dl भी पता है r भी पता है, हाथ चलाओ हाथ चलाओ हाथ चलाओ। dl क्रॉस r, dl क्रॉस r, हाथ चलाओ। dl वेक्टर कैसा है, ऊपर। r वेक्टर कैसा है, बनाओ हाथ चलाओ, पेपर बनाओ साइड में, हाथ चलाओ। dl क्रॉस r, dl क्रॉस r, dl क्रॉस r। कितना, साउथ माइनस के dl हाथ रख दिया dl पे। अब उधर ऐसे तो घूमेगा नहीं, ये ऐसे ही घूमेगा, चमका। तो dl क्रॉस r कहां आया, कहां आया, माइनस के। मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो देखो अंदर आएगी। पहले बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, ये डायरेक्शन चेंज हो रही है या कांस्टेंट है अंदर? मतलब क्या ये डायरेक्शन चेंज हो रही है, कांस्टेंट है यार अंदर। ऐसा थोड़ी कि इसकी वजह से निकालूं इसकी वजह से निकालूं तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अरे अगर मैं डीएल वेक्टर ये लूं, ये डीएल वेक्टर लूं, ये लूं, ये लूं, ये लूं, ये लूं, ये लूं, क्या सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही आएगी? अरे आएगी नहीं आएगी, अरे आएगी नहीं आएगी, क्योंकि सारे वेक्टर ऊपर है। अरे है नहीं है, इसका मतलब क्या हम मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं? मैं आपको वहां पहुंचा रहा हूं। अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट, फिर हम कंपोनेंट लेके इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। बट अभी ऐसी कोई दिक्कत। अच्छा अब मैग्नीट्यूड पे पढ़ते हैं, देख θ1 θ2 कुछ याद आ रहा है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला प्रूफ फाइनाइट रॉड, सिमिलर प्रूफ है, फेयर इनफ। कैलकुलेशन देखना, हमने y पे जाके dy का एक छोटा सा एलिमेंट लिया। हमने y पे जाके dy का एक छोटा सा एलिमेंट लिया। क्या इस dy की वजह से भी हमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर, सबकी वजह से अंदर है, उसमें कोई खास बात? अच्छा बहुत बढ़िया सर। और हमने थीटा पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट लिया। तो बेसिकली मैंने दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए, dy और डी थीटा। ये dy इतना छोटा है, क्या हम इसको पॉइंट मान सकते हैं? बहुत छोटा, उई अरे सही है, मतलब बहुत छोटा क्रॉस सेक्शन है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे पक्का। अच्छा इस dy से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस दिस इज d, दिस इज थीटा। इसका मतलब r इज d sec थीटा। कुछ बात समझी? d cos थीटा मत बोलो, ये नहीं है, समझा? तो ये d है, ये थीटा है, मतलब दिस डिस्टेंस इज d sec थीटा। इसमें कोई तकलीफ? और बायट-सैवर्ट लॉ लगाते हैं, देख बायट-सैवर्ट लॉ लगाते हैं। सो जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आई dv का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो निकाल चुके हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड dv का मैग्नीट्यूड आया म्यू नॉट I by 4 pi dl
क्या इस केस में dl dy है? अरे है नहीं, dy क्रॉस r अपॉन मॉड r का क्यूब, ठीक है। सो न्यूमरेटर में आएगा इनटू d sec थीटा, r की जगह हम क्या लिखेंगे? d sec थीटा इनटू sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर। dl और r में कितना एंगल है? मतलब dy में और इस r में एंगल कितना है? 90 प्लस थीटा। नहीं चल, मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला? ये dy और ये r वेक्टर में एंगल कितना है? 90 प्लस थीटा। अरे कितना है? 90 प्लस थीटा। इसका मतलब साइन 90 प्लस थीटा और अपॉन में आया d sec थीटा का होल क्यूब। चमका? ठीक है, बाय से बैठता हूं। सो क्या आया? कैलकुलेशन देखते चलना प्लीज। म्यू नॉट आई dy sin 90 plus theta is sin 90 plus theta is cos minus cos theta upon 4 pi d square sec square theta। लेकिन मैं इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट क्यों? दो वेरिएबल है सर, dy और थीटा, तो मुझे एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में लिखना पड़ेगा। इस ट्रायंगल को ध्यान से देख। tan थीटा इज इक्वल्स टू y by d। tan थीटा इज इक्वल्स टू, सो y इज इक्वल्स टू d tan थीटा। दोनों डिफरेंशिएट कर लो। dy is equals to d tan theta का डिफरेंशिएशन sec square theta into d theta। अरे अब तो डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत आता है, बेसिक डिफरेंशिएशन। dy की वैल्यू यहां से उड़ा के यहां, ध्यान से देख, sec square theta कट जाएगा। अरे चमका नहीं चमका? चमका नहीं चमका? देख दोबारा, इसको थोड़ा सा और आगे लिखता हूं। इसका मतलब म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ऊपर एक d है, नीचे 2d है, मतलब नीचे एक d बचेगा, और बचा cos थीटा इनटू d थीटा। ये cos थीटा और ये d थीटा बचा, sec स्क्वायर थीटा तो कट गया। लिमिट बोल, थीटा की लिमिट, थीटा की लिमिट इलेक्ट्रोस्टैट्स में कर चुके हो तुम। थीटा की लिमिट माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। याद है इलेक्ट्रोस्टैट्स में डायरेक्शन उल्टी लेते हैं, कुछ याद है? कुछ याद है? सो इवेंचुअली मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई d sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। अगर अभी तक भी चार्ट पेपर नहीं बनाया है तुमने फॉर्मूलेस का, तो बना लो। बहुत फॉर्मूले हैं, अभी तो शुरू, तुम मैग्नेटिज्म में आए हो तीसरे चार्ट पर, बहुत फॉर्मूले हैं। फॉर्मूलेस का चार्ट बहुत जरूरी है क्लास 12 में, फॉर्मूले बहुत है 12 में, और ये सारे फॉर्मूले तुम्हारी जिंदगी में पहली बार है। अब मेंस में सोचो अगर मैं क्वेश्चन दूं इस टाइप का, तो दोनों बच्चे करेंगे। पहला बच्चा जिसको फॉर्मूला याद है, दूसरा बच्चा जिसको डेरिवेशन करना आता है। कर तो दोनों लेंगे, पर समय जल्दी फॉर्मूले याद होने से लगता है। बात समझ आई? उतारो, फिर मैं तुम्हारी जिंदगी थोड़ी सी आसान करता हूं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी।
सीबीएसई में सब प्रूफ्स हैं, हाँ 12 बोर्ड्स सिंपल प्रूफ्स हैं, बट ठीक है, मुझे पता कन्वर्ट हो गया। डन, मिटा लो। हो गया सहाने उसका आंसर एक सेकंड सुनो, पहली चीज मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? बाइट से बैठो। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। ऑल्दो वायर्स के केस में एक दूसरी टेक्निक है डायरेक्शन निकालने की, जो थोड़ी सी सिंपल है। देखो, ओरिजिनल टेक्निक हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट रहेगी, बट हर सेगमेंट में मैं आपको एक सम अदर टेक्निक बताता रहूंगा जो थोड़ी सी सिंपल है। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम ओरिजिनल टेक्निक भूल जाओ, क्योंकि वो मेड सिचुएशन है। जब कोई टेक्निक काम नहीं आएगी तो वो काम आएगी। फेयर इनफ। सो वायर के केस में यू कैन ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन यूजिंग पाम रूल। यूजिंग पाम रूल मैं आपको बताता हूं। पहले ये रूल बोलता क्या है, उसके बाद लिखोगे आप, मैं नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है? सो पाम रूल बोलता है अपना राइट हैंड लो। पाम रूल बोलता है अपना राइट हैंड लो एंड कीप योर थंब। ये सिंपल है थोड़ा सा। पाम रूल बोलता है कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है?
कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. कौन सा थंब? राइट हैंड. सो राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड ओपन या स्ट्रेच योर फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर यू वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड. मतलब इस केस में then the direction of palm will give you the direction of magnetic field. So इसमें घुमाने का नहीं, इसमें डायरेक्टली तुमको जो वायर दिखे उस पे सीधा थंब रखो और जहां तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां उंगली खोलो, बस यहां निकालनी है कुछ बात समझ आई? इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जानी है. वो अपन पढ़ेंगे बाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहां से बाहर यहां से अंदर, वो एक अलग बात है. देख यहां पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो डायरेक्शन इज सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिटरली ऐसे सर्कुलर रूप से क्या है, वो एक बात की बात है. सो पाम रूल क्या बोलता है? थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स स्ट्रेच करो उस पॉइंट की तरफ जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, देन द डायरेक्शन ऑफ पाम will give you the direction of magnetic field. Fair enough? Heading डालो, palm rule को लिख लो. Done? No, sir. पृथ्वीराज चौहान देखी किसी ने? अरे बता दो शर्मा मत. तो देखना चाहता हूँ इतना वेला कौन है. नहीं देखिए सर, सच्ची. कौन है पृथ्वीराज चौहान? चौहान में एक्टर एक्टर जी पता मेरे को पता भी नहीं थी मूवी निकली है. पृथ्वीराज चौहान का तुम्हें डायलॉग याद है? एक शायद बचपन में कभी पढ़ा हो, एक बहुत ही फेमस उसकी लाइंस थी. 4 मास 24 गज. देखते हैं तुम्हारी हिंदी कितनी अच्छी है, मुझे बताना कितनों को समझ में आ रहा है. चौहान साहब ने बोला था अपने जमाने में 4 मास 24 गज अंगुली अस्त परमाण है, ताव ऊपर सुल्तान है, चूको मत चौहान है. शेक्सपियर. सो बेसिकली शॉर्ट में बताता हूँ. पृथ्वीराज चौहान बहुत अच्छा तीरंदाज था. तो ऐसे मस्त निशाने थे, मतलब आपकी तरह नहीं कि जेई का निशाना किया तो बोर्ड पे लगा. बहुत अच्छा एकदम तीरंदाज था. वो भी कहाँ लग रहा है सर, है ना? तो बहुत अच्छा तीरंदाज था, मस्त एकदम. मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा. कौन था? बाबर था कि हाँ मोहम्मद गोरी. सो उनको पता चला भाई साहब. अच्छा, मोहम्मद गोरी को उसने काफी बार डिफीट भी किया था. हाँ. सो अरे सुनो मेरी बात सुनो.
टाइम पास मत करो। मुझे थोड़ी बहुत टूटी फूटी कहानी याद है, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ, मुझे पूरी इसकी डिटेल आउट नहीं याद है। उसने मोहम्मद गोरी को काफी बार डिफीट किया, डिफीट करने के बाद वो उसको मतलब उसके साथ बहुत सख्ती नहीं दिखाता था। एक बार ऐसा हुआ कि मोहम्मद गोरी ने इसको डिफीट कर लिया। पढ़ी है तुमने कुछ? एक बार गोरी साहब ने इनको डिफीट कर लिया, तो इनको जो है जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, अच्छा वो शायद उसकी आंख रॉड्स या कुछ ऐसे डाल के उसको बेसिकली अंधा कर दिया था। तो उसके बाद मोहम्मद गोरी के कान में ये बात पड़ी, आई थिंक पृथ्वीराज चौहान ने किसी के थ्रू पहुंचाई थी या जो भी था। तो मोहम्मद गोरी के कान में ये बात पड़ी कि आज भी इस दुनिया का सबसे अच्छा तीरंदाज जो है वो पृथ्वीराज चौहान। जब उसने ये बात सुनी तो उसने तीरंदाजी प्रतियोगिता कराई, उसने बोला आओ भाई कंपटीशन करते हैं। तो एक बहुत बड़ा मैदान में पृथ्वीराज चौहान को बुलाया गया। सो पृथ्वीराज चौहान साहब आए, बहुत बड़े मैदान में, ये बड़ा सा मैदान है, पृथ्वीराज चौहान साहब को बुलाया गया, उनको दिखाई दे नहीं रहा था कोई, आई थिंक उनके गुरु थे कि कौन, वो वहाँ मैदान में मौजूद थे। पृथ्वीराज चौहान के सामने रखा गया वो अपना टारगेट जो होता है, और उनको बोला भाई निशाना लगाओ। इस भाई साहब ने उठाया, तब उनके गुरु ने या जो भी वो उस समय वहां पे था, उसने इशारे इशारे में पृथ्वीराज को ये बोला, उसने बोला 4 बांस 24 गज, मतलब 24 गज के मैदान में 4 बांस की दूरी। बांस पता है? 4 बांस 24 गज, अंगुल्यस्त परमाणु, अंगुल्यस्त परमाणु होता है, अरे उस जमाने की बात था। अंगुल्यस्त परमाणु, ता ऊपर सुल्तान, मतलब इतनी दूरी पे सुल्तान खड़ा। चूको मत चौहान, जैसे ही बोला उसने चूको मत चौहान, इसने छोड़ा सीधे मोहम्मद गोरी की आंख। तो ये बहुत फेमस लाइन्स हैं उस समय की, मुझे याद है, मैंने 2-3 मूवीज में भी देखी। 4 बांस 24 गज, अंगुल्यस्त परमाण, ता ऊपर सुल्तान, चूको मत चौहान। ठीक है, कोई है चौहान क्लास में? सुल्तान है कोई? खैर सुनने को। सो वही अपना बेसिक चीजें रिवाइज कर लेते हैं। ऑल्दो ये इलेक्ट्रोस्टैट में तुम कर चुके हो, बट फिर भी मुझे बता दो, मुझे समझ में आ जाए कि तुम्हें चीजें याद है। मान लो डी डिस्टेंस पे करंट कैरिंग वायर आई, आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। ये एंगल मैंने आपको दिया 60 डिग्री, ये एंगल मैंने आपको दिया 30 डिग्री। बोलो डी की वैल्यू फॉर्मूले में क्या रखोगे? ये फॉर्मूले में डी की वैल्यू, फॉर्मूले में डी की वैल्यू, डी की वैल्यू थीटा 1 60, थीटा 2 -30 प्लस 30 -30 प्लस 30 -30 प्लस 30। तो ऑलरेडी इंटीग्रेशन में माइनस थीटा 2 रख चुका है, मतलब तुम्हें डायरेक्शन ऑलरेडी नीचे वाली ली है। कुछ याद है कहानी? मान लो ये वायर है, ध्यान से देखना, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, डेटा मैंने दिया तुमको ऐसा कुछ। सो ये एंगल भी ले लो 30 डिग्री, ये एंगल भी ले लो 30 डिग्री, एंड दिस डिस्टेंस, ये जो डार्क डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है a। बोलो d की वैल्यू, d की वैल्यू, d की वैल्यू, d की वैल्यू। अगर तुम्हें कुछ बात याद है, d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी यही चीजें लिखवाई थी, d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलो थीटा 1, थीटा 1, थीटा 1 60, थीटा 1, वेरी नाइस। थीटा 1 and theta 2 are taken from the perpendicular। अरे इलेक्ट्रोस्टैट में सारी बातें, बात समझ आ रही है? इससे मुझे आइडिया लग जाता है कौन नोट्स रिवाइज कर रहा है। थीटा 2, थीटा 2, थीटा 2,
थीटा 2, क्योंकि अब हमारा थीटा 2 ये है। बात समझ आई? बात समझ आई? या तो 330 डिग्री लेंगे या -30, कुछ याद है कहानी? इस सेम चीज हमने वहां बताई थी, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, d पहली चीज इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, एंड थीटा 1 एंड थीटा 2 आर टेकन फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। पक्की बात? बता रफ्तार पकड़ो, रफ्तार को। देखो मेरी बात, ये करंट कैरिंग वायर है, सेमी इनफिनिट। ये कैसी वायर है? करंट कैरिंग वायर। यहां से स्टार्ट हो रही है और जा रही है। फेयर इनफ। मैंने आपसे पूछा कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ए डिस्टेंस। चलो लगा दिमाग। क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा है, देख पाम रूल कितना इजी होता है। अंदर जाएगा पाम, ऐसे नीचे खोला, कहां जा रहा है? पाम रूल हमेशा इजी पड़ेगा। करो करो करो। एक आया, अरे आया। पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? स्टैंड करो। क्या ये मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? पहले तो किसी कोई डाउट? क्या मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? अरे है। अच्छा कितना है? ये 37, ये 90, तो ये कितना? 53, ये 37। बराबर सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? अरे बराबर है। ये 90, ये 37, तो ये 53, ये 53, तो ये 37, मतलब दिस डिस्टेंस इज a cos 37। मतलब d की वैल्यू इस फॉर्मूले में मेरे क्या हो जाएगी? a cos
37। चलो इसमें कोई डाउट पक्की बात। थीटा 1 इज हाउ मच? थीटा 1 कितना याद है? इनफाइनाइट के केस में क्या लेते हैं? अरे कुछ याद है कहानी? थीटा 2 हाउ मच? -37। बस अब तो रखना है और आंसर निकालना है। फॉर्मूले में रखो, आंसर निकालो कितना आ रहा है देखो। फॉर्मूले में रखो, निकालो। 4 पाई इंटू a cos 37 और sin थीटा 1 और थीटा 3/4a/5 शायद। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। यहाँ पे इसका आंसर कितना आ रहा है? 7 /25। म्यू नॉट रखो ना यार। चलो क्या कह रहा है? कर लोगे ना सॉल्व मतलब। ठीक है इसको छोड़ो, इधर आओ। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। बस b थीटा 1 थीटा 2 इतना ही लिख दो मेरे लिए, तो वही होगा, है ना? how much हुआ? क्या बात कर रहा है? एक तो शायद सेम क्वेश्चन था। इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 आता है। पर 0 है, सेम डायरेक्शन क्या तीनों की वैसे डायरेक्शन सेम है मैग्नेटिक फील्ड की? अरे क्या सेम है? देखते हैं सर, अपने को नहीं पता और अपने को पाम रूल आता है सर। ये करंट की डायरेक्शन थंब फिंगर्स खोलिए, क्या अंदर आया? क्या इसकी वजह से भी अंदर आया? क्या उसकी वजह से भी अंदर आया? क्या तीनों की वजह से ऐड हो जाएगा? इसका मतलब एक की वजह से निकाल लो, इंटू 3 कर दो, सिमिलर डायग्राम है यार। अरे एक ही नहीं है, अरे एक की वजह से निकाल लो, इंटू 3 कर दो। सही बात है, तुम भी करो मैं भी करता हूँ। A/2 sec d क्या आता है? A/2 sec 30 A/2 is A30 60 tan 60 √3 होता है ना? सही है कुणाल? क्या नहीं चमका? इक्विलेटरल ट्रायंगल पूरा एंगल 60 डिग्री होता है। हाफ 30 90 मतलब ये है कि कितना 60 ये कितना
tan 60 is equals to a by 2 by d। यहाँ से d कितना आ गया a by 2 root 3, d आ गया a by 2 root 3, थीटा 1 आ गया 60 डिग्री, थीटा 2 आ गया 60 डिग्री। सॉल्व करेंगे और आंसर में इनटू 3 कर देंगे, क्योंकि इसकी वजह से और फिर इसकी वजह से और इसकी वजह से, तीनों की वजह से ऐड हो। बात समझी? उदाहरण स्ट्राइक नहीं किया था क्या पहले? ठीक है ओजा, एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूं, ठीक है? अगर आंसर निकालना तो अपने आप को चॉकलेट देना। अच्छा क्वेश्चन है, कल अपन डिस्कस करेंगे इसको। सुन रहिएगा, पहले क्वेश्चन समझ लो। एक 2 पाई आर लेंथ की वायर है, यस मतलब हाँ क्या क्या यस नहीं बोला था। एक 2 पाई आर लेंथ की वायर है। अच्छा बहुत बढ़िया सर। इस 2 पाई आर लेंथ की वायर से एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनाए। पॉलीगन पता है? Yes. एंड सो ऑन। अरे बात चमकी। और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। सेम उस पैटर्न में, मतलब एक डायरेक्शन में, कोई भी एक डायरेक्शन मान लेना, तो ऐसे मानो वैसे मानो। कहने का मतलब ये है कि सबकी वजह से ऐड करना है कुल मिला के, कोई भी डायरेक्शन आप करंट की ले। ठीक है, क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, देखो इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? सेम है। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? उधर ट्राइंगल था जिसकी 3 साइड थी, यहां n साइड है। पर तो क्वेश्चन में डिफरेंस कुछ है क्या? पर मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये गणित का खेल है। जिससे सवाल होगा ना, या कल मैं बताऊंगा, तुम इस चीज को फील करोगे। ये बेसिकली गणित से करना है। जैसे मतलब एक यहाँ 3 साइड थी, तूने डायरेक्टली एंगल निकाल लिया था। रेगुलर पॉलीगन में एंगल कैसे निकालेंगे, ये वो, ये सब गणित का खेल है। तुम ट्राई करना इसको, अपन इसको कल डिस्कस करेंगे। आती है ना गणित तुम्हें?